सोहन लाल जी अपनी माँ के इशारे पर चलते थे। वह अपनी पत्नी को अपने घर से इसलिए निकाल दिया कि उनके एक बेटी हुई थी। वह माँ बेटे लड़कियों से नफरत करते थे, लेकिन वही बेटी जब एसडीएम साहिबा बनकर अपनी माँ का हक दिलवाने आई तो सोहन लाल जी हैरान रह गए। आंगन में रखे हुए सामान को देखकर सोहन लाल जी चिल्लाते हुए कहते हैं, यह आंगन में किसका सामान रखा है? बहू, आज घर में कौन आया है? यह मैले कुचैले बैग किसके रखे हुए हैं? मुझे इस तरह की गंदी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उठाकर बाहर फेंको, जिसके भी हैं। रसोई में खाना बना रही सोहन लाल जी की बहू मीना निकलकर कहती है, पापा जी, आज मम्मी जी वापस आ रही हैं। एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था कि मदन की माँ आज वापस आ रही हैं। बहू मीना इतना ही कह पाती कि सोहन लाल जी आंगन में रखे हुए बैगों को उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं। आंगन में आकर बहू से चिल्लाते हुए कहते हैं, उसकी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, जब बरसों पहले उसे इस घर से निकाल दिया था। इतने सालों तक घर में वापस नहीं आई तो अब आने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने बहू बेटे के साथ बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ और अपने जीते जी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पिताजी, आप शक्ल देखना चाहते हो या ना देखना चाहते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मेरी माँ इसी घर में रहेगी। दरवाजे के बाहर खड़ी हुई भूमि बड़े ही स्वाभिमान के साथ अपने पिता से कहती है। भूमि 24-25 साल की एक बहुत ही सुंदर लड़की है, जिसके हरे रंग का सलवार सूट पहना हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं, एक बड़ी सी चोटी बांधी हुई है। भूमि को देखकर सोहन लाल जी पहले तो बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वह कौन है, तो गुस्से से भरकर कहते हैं, तुम कौन हो और मुझे पिताजी क्यों बुला रही हो? क्योंकि आप मेरे पिताजी हैं, भूमि ने कहा तो गुस्से से लाल पीले होते हुए सोहन लाल जी कहते हैं, वाह भाई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो और मुझे पिताजी बताने लगी हो। निकल जाओ मेरे घर से। मैं इस घर से निकलने के लिए नहीं बल्कि सदा सदा के लिए इस घर में रहने के लिए आई हूँ। यह घर मेरा भी है। यह बात सुनकर सोहन लाल जी गुस्सा होने की जगह ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, लड़की, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। आज से पहले मैंने तुम्हें इस घर में कभी नहीं देखा। पहली बार घर आई और घर में अपना कहने लगी। तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। किसी डॉक्टर को जाकर दिखाओ। देखने में तो ठीक ठाक लग रही हो, लेकिन दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। यह बात सुनकर भूमि गुस्से से भर जाती है। मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको जिससे मिलवाने वाली हूँ उसे देखकर आपका मानसिक संतुलन ज़रूर बिगड़ जाएगा, तो ज़रा खुद को संभाल के रखिएगा। भूमि की बातें सुनकर सोहन लाल जी कहते हैं, ऐसा भी तुम क्या करने वाली हो और किससे मिलवाने वाली हूँ, जिससे देखकर मैं अपना आपा खो दूँगा। रसोई के दरवाजे पर खड़ी हुई मीना भी भूमि की बातों को सुनकर बड़ी प्रभावित हो रही थी कि आज तक उसके ससुर जी से किसी ने इस तरह से बात नहीं की। यह लड़की कौन है जो उनसे इस तरह से बात कर रही है? मीना रसोई के सभी काम छोड़कर उत्सुकता से आंगन में आकर खड़ी हो गई और देखने लगी, और भूमि पिताजी को किससे मिलवाने वाली है यह जानने के लिए उसके मन में बड़ी उत्सुकता हो रही थी। तभी भूमि एक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र 65 वर्ष के लगभग है, उसका हाथ पकड़कर दरवाजे के अंदर ले आई। उस बूढ़ी औरत को देखकर सोहन लाल जी के पैरों के नीचे से जमीन
खिसक गई, हाथ पैर गुस्से से कांपने लगे। चिल्लाते हुए कहा, तुम इधर क्यों आई हो? भूमि बड़ी ही शालीनता से शैलजा जी का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई और कहती है, माँ आप इधर कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी को दूसरी तरफ फेंकते हुए सोहन लाल जी कहते हैं, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको अंदर लाने की? पिताजी, उनका नाम शैलजा है और वह मेरी माँ है। उनके साथ इज्जत से पेश आइए। पहली बार सास को अपने घर के आंगन में आया हुआ देखकर मीना जल्दी से कुर्सी उठाकर उन्हें बैठने के लिए देती है, लेकिन सोहन लाल जी मीना को आंखें दिखा देते हैं कि तुम्हें किसी को कुर्सी देकर बैठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। भूमि कुर्सी उठाकर अपनी माँ को बिठाती है और कहती है, माँ आप इस पर बैठो, मैं तब तक दरवाजे के बाहर पड़े हुए अपने सामान को उठाकर लाती हूँ। इतना कहकर भूमि सामान उठाने चली गई। एक नज़र शैलजा जी अपने पति की तरफ देखती हैं। आज भी वही गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा है, जिसे देखकर शैलजा जी 20 साल पहले भी डर जाते थे और आज भी कुछ ऐसा ही हाल था। मीना अपने ससुर जी की बातों को अनदेखा करके रसोई से पानी लेकर आई और अपनी सासू माँ को दिया और उनके पैर भी छुए। पहली बार बहू को देखकर अनायास ही शैलजा जी के हाथ बहू की तरफ आशीर्वाद देने के लिए बढ़ गए। यह सब देख सोहन लाल जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह भूमि के हाथ से बैग छुड़ाकर फिर से बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं, तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकती हो, जाओ इस घर से। मेरा सिर्फ एक बेटा बहू है, इसके अलावा ना मेरी पत्नी है ना कोई बेटी। पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आपकी बेटी भूमि हूँ। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। अब आज के बाद मैं और माँ इसी घर में रहेंगे। सोहन लाल जी शैलजा जी का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचकर ले जाते हैं। चलो निकलो मेरे घर से। तुम माँ का हाथ छोड़ते हो या फिर बुलाऊं मैं पुलिस को? क्योंकि मैं इधर लीगल तरीके से आई हूँ, कोई अनलीगल तरीके से अपने घर में नहीं आई हूँ। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। इस घर पर मेरी माँ का भी हक है। मेरी माँ इस घर में आपके साथ शादी करके आई थी। इस अधिकार से माँ और मैं इस घर में रह सकते हैं। आप हम दोनों को इस घर से नहीं निकाल सकते हैं। पुलिस की बात सुनकर सोहन लाल जी शैलजा का हाथ छोड़ देते हैं। शैलजा जी बड़ी हिम्मत जुटाकर कहती हैं, आज भी आप बिल्कुल भी नहीं बदले। जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही आज भी हैं। वही तेवर, वही गुरूर और वही गुस्सा। 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन आप तो वैसे के वैसे हैं। शैलजा जी की बात सुनकर सोहन लाल जी आग बबूला हो जाते हैं। पैर पटकते हुए घर से बाहर यह धमकी देकर निकल जाते हैं कि अभी तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं गांव के सरपंच को लेकर आता हूँ और तुम लोगों को इस घर से निकलवा दूंगा। घर से सोहन लाल जी के जाते ही शैलजा जी की बहू भागकर उनके पास आती है और कहती है, आज पहली बार अपनी सास से मिली हूँ, मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगता था कि कभी ज़िंदगी में आपसे मिल भी पाऊँगी या नहीं। दूसरी कुर्सी लाकर भूमि को देती है और कहती है, आओ भूमि बैठो। तुमने बहुत अच्छा किया जो माँ जी को इधर ले आई। मुझे तो पता ही नहीं था कि माँ जी किधर हैं, कहाँ रहती हैं, क्योंकि पिताजी ने घर में कभी किसी को नहीं बताया कि माँ जी कहाँ हैं। शादी के 1 साल बाद मैंने उनसे पूछने की हिम्मत भी की थी तो उन्होंने ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, आज पूछने की हिम्मत कर ली, आज के बाद इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। मैं ही तुम्हारी सास हूँ, मैं ही तुम्हारा ससुर हूँ।
आज के बाद अपनी सास के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। तब से फिर मेरी आपके बारे में पूछने की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि ससुर जी बहुत ही अक्कड़ स्वभाव के हैं। हाँ बेटा, यह बात मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। लंबी सांस भरते हुए शैलजा जी ने कहा। बहू, घर में मदन नज़र नहीं आ रहा, वह कहाँ पर है? माँ जी, वह 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली गए हैं, हफ्ते भर बाद ही आएंगे। और आपका पोता अभी स्कूल गया है, 2 बजे तक आ जाएगा। अच्छा, मेरा पोता भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। पोते का नाम सुनकर शैलजा जी चहक जाती हैं और फिर तीनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। मीना इस चुप्पी को तोड़ती हुई कहती है, माँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों हमेशा के लिए इसी घर में वापस आ जाओ? और ऐसी भी क्या बात हुई थी कि आप 20 साल पहले इस घर को छोड़कर गई थी? बहू, मैं घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि मुझे इस घर से निकाला गया था और तुम्हारे ससुर जी ने ही मुझे इस घर से निकाला था। तुम्हारे ससुर जी स्वभाव में पहले से ही बहुत गुस्से वाले थे। वह दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है, जिस दिन मैं इस घर में ब्याह कर आई थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते थे। उनकी सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। वह पत्नी को पैरों की जूती समझते थे। अगर मुझसे किसी काम में 2 मिनट भी देरी हो जाती तो बहुत गुस्सा करते। ऐसा तो कितनी बार हुआ है कि अगर किसी सब्जी में थोड़ा नमक कम ज़्यादा हो गया तो तुम्हारे ससुर जी ने थाली उठाकर फेंक दी, पानी का गिलास मेरे मुंह पर फेंक दिया। तुम्हारे ससुर जी को हर एक चीज़ तरीके से चाहिए थी और मैं ठहरी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी। अपने पति के गुस्से को देखकर मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब मैं सब कुछ सीख जाऊंगी, धीरे धीरे अपने पति के हिसाब से ढल जाऊंगी। जब मेरे पति खाना खाते तो मैं उनको गरम गरम एक एक रोटी परोसकर खिलाती, हाथ वाले पंखे से हवा करती, पास में बैठी रहती। पति के खाने के बाद ही खाना खाती। कितनी भी भूख लगती रही हो, कभी अपने पति से पहले मैंने खाना नहीं खाया। अगर कहीं मेरे पति जाने के लिए कह देते और मैं समय से तैयार ना होती तो वह पूरे परिवार को लेकर चले जाते और मुझे घर पर ही छोड़ जाते। उस पर भी बहुत गुस्सा करते कि तुम समय से कोई काम नहीं करती हो। मेरी सासू माँ भी बहुत तेज़ थी। पूरे परिवार में उनका हुक्म चलता था और वैसे ही संस्कार उन्होंने अपने बेटे को भी दिए थे। मेरी सासू माँ बेटे को बहुत अधिक महत्व देती थी। बेटियाँ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बहू बेटियों को वह ना तो इज्जत देती और ना ही उन्हें घर का सदस्य मानती। बहू को घर की नौकरानी समझती और तुम्हारे ससुर जी भी मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझते थे। पूरे दिन घर के काम करती थी। शाम को थक कर अगर अपने पति से कभी 2 मीठे बोल की उम्मीद करती तो उस पर भी मुझे पति के कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे। अब इसी को मैंने अपनी तकदीर मान लिया और उसी में खुश रहने की कोशिश करने लगी। 1 साल बाद ही मुझे मदन पैदा हुआ तो घर में खुशियों का माहौल आ गया। उस समय पर थोड़ा बहुत इज्जत मुझे मेरे पति और सास से मिली, या कहो मैंने बेटा पैदा किया इसलिए कुछ समय तक उन्होंने मेरी इज्जत की, मुझसे ढंग से बात की। लेकिन बेटा पैदा होने के बाद मदन को ज़्यादातर मेरी सास अपने पास ही रखती, मैं घर के काम करती। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि पूरा दिन मदन माँ के कमरे में रहता है, सिर्फ रात में सोने के समय मेरे पास आता है। उस पर भी माँ जी ऊपर का दूध पिलाकर सुलाकर मेरे कमरे में भेजती हैं। तो मेरे पति ने टेबल पर रखा हुआ गिलास का पानी मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा कि मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही हो। एक तो मेरी माँ तुम्हारे बेटे को पूरा दिन संभालती हैं,
उनका एहसान मानने की जगह तुम उनकी बुराई कर रही हो। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ। इसी तरह से समय व्यतीत होता रहा और मदन के पैदा होने के 2 साल बाद भूमि पैदा हुई। लेकिन भूमि के पैदा होते ही घर में मातम सा छा गया। ना तो मेरी सासू माँ खुश थी और ना ही मेरे पति देव। किसी ने मुझसे बात नहीं की, ना ही मुझे ढंग से खाने पीने को दिया। और तो और मेरी बेटी को उसके पिता ने एक बार गोदी में नहीं लिया। मैंने एक बार भूमि को उसके पिता की गोदी में देने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पलंग पर फेंकते हुए कहा, बेटियां तो पिता के सर का भार होती हैं, बेटे हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं। बेटियों का क्या है, वह तो पराए घर चली जाएंगी। मैं पूरी ज़िंदगी इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, क्योंकि बेटियों की वजह से माँ बाप को दूसरों के आगे झुकना पड़ता है और मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता। मुझे बेटा चाहिए था और तूने बेटी पैदा कर दी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा बेटी मेरे बस का नहीं था, यह तो भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है। बेटा और बेटी तो भगवान ही देते हैं, फिर आप दोनों में इतना फ़र्क क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से जुबान चला रही है। एक तो बेटी पैदा की, ऊपर से मुंह चला रही है। निकल जा मेरे घर से। बेटी पैदा करने की वजह से मुझे अब दूसरे खानदान के आगे अपना सर झुकाना पड़ेगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। हाथ पकड़कर सासू माँ दरवाजे के बाहर निकाल देती है। अपनी दूध मुही बच्ची को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने तो बचपन में ही सुना था कि ससुराल ही बेटी का असली घर होता है, मायका तो पराया होता है। अब जब ससुराल से ही आप लोग निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी? बड़ी मुश्किल से मेरी सास और पति ने मुझे घर के अंदर आने दिया, लेकिन पहले मेरे पति छोटी छोटी गलतियों पर सिर्फ चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन अब वह हाथ उठाने लगे, मेरे साथ मारपीट करने लगे। छोटी छोटी बात पर हाथ उठा देते। मुझे बहुत बुरा लगता। अगर कभी कुछ कहती तो और भी ज़्यादा घर में कलह हो जाता। एक दिन किसी शादी में जाना था, मैं भी जाने की तैयारी करने लगी तो पति ने साफ साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारे जैसी गंवार पत्नी को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी देखने में बड़े ही हैंडसम थे और जब वह सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहनकर निकलते थे तो सब उनकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ़ करते थे। मुझे गंवार और बदसूरत कहकर ना तो वह मुझे कहीं ले जाते और ना ही घर में इज्जत देते। छोटे छोटे बच्चे होने की वजह से रात में नींद पूरी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से एक दिन सुबह मैं थोड़ी देर से उठी। मेरे पति ने आव न देखा न ताव खटिया सहित मुझे ज़मीन पर पटक दिया और कहा, तू अभी तक सो रही है? सूरज सर पर चढ़कर आ गया है, तुझे क्या लगता है तू सोएगी और मेरी माँ से काम करवाएगी? उठो, घर के काम करो। यह भी नहीं देखा कि मुझे कहाँ चोट लग गई है। इतना कहकर बाहर जब उतरे पर जाकर बैठ गए। मैं जल्दी से उठकर घर के काम करने लगी। उसी दिन मेरे पिताजी अचानक से किसी काम से गांव में आए थे तो मुझसे मिलने भी आ गए। उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो बहुत दुखी हुए, क्योंकि मैंने बहुत ही पुरानी सी फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, जो हर तीसरे दिन मार खाने की वजह से मेरे हाथ पैर और चेहरे पर कहीं न कहीं चोट के निशान थे। घर की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा थी कि कभी आईना देखने का भी समय नहीं मिला। पिताजी मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि मेरी बेटी की इस घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और कहा कि दामाद जी, तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है? उसके हाथ पैर पर यह चोट के निशान कैसे लगे हैं? तो बात बनाते हुए सोहन लाल जी कहते हैं कि वह फिसल गई थी, इसलिए चोट लगी होगी। और अगर तुम्हें अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने घर रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटी, तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें आज ही अपने घर लेकर चलूँगा।
जब तुम इस घर जाओगी तब इन लोगों को तुम्हारी कीमत पता चलेगी। पूरा दिन करती हो, तुम्हारी सास पूरा दिन तुमसे काम करवाती है। जब तुम चली जाओगी तुम्हारी गैर मौजूदगी में उन्हें काम करना पड़ेगा, तब अक्ल ठिकाने आएगी। मेरे पिताजी की बातें सुनकर पतिदेव भड़क गए, क्योंकि वह अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे। वह तुरंत मेरा सामान कमरे से निकालकर बाहर गलियारे में फेंक दिया और पिताजी से चिल्लाते हुए कहा, ले जाओ अपनी बेटी को, दोबारा मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब कभी अपनी बेटी को मेरे घर वापस मत भेजना। बड़े आए बेटी वाले। चलो बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। तुम इस तरह से घुट घुट कर अपने ससुराल में नहीं रह सकती। चलो मेरे साथ। भले ही तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। हालांकि मैं अपने पिताजी के साथ मायके नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति और सास अपने घर से मुझे रखने के लिए तैयार नहीं थे। सास ने सामान बाहर फेंकते हुए कहा, जाओ जाओ, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरा बेटा देखने में बड़ा सुंदर लगता है। कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया, घर के दरवाजे बंद कर लिए और मेरी फूल सी बच्ची को भी दरवाजे के बाहर चबूतरे पर फेंक दिया। मैंने दरवाज़ा पीटते हुए कहा कि मेरे बेटे को भी मुझे दे दो, मैं उसको भी लेकर जाऊंगी। तो पति ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, इसको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। इसकी परवरिश मैं करूंगा और मेरी माँ करेगी। तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। तब से मैं अपनी बेटी भूमि को लेकर अपने मायके में रह रही थी। इस बीच मेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हुई। बेटी को जब सच्चाई पता चली तो उसने कहा कि माँ, मैं आपको आपका हक और मान सम्मान दिला कर रहूँगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब पूरे समाज के सामने पिताजी को आपसे माफ़ी मांगने पड़ेगी और पिताजी ने आपके साथ जो किया है उसका भी उन्हें एहसास करा के ही रहूँगी। उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और आज बेटी की जिद की वजह से ही मैं ससुराल आई हूँ। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि बेटे की शादी हो गई है, एक पोता भी है। मुझे अपने पोते को और बेटे को देखने का बहुत मन हो रहा है। शैलजा जी अपनी बहू से पूछती हैं, मेरा बेटा अपने पिता पर तो नहीं गया? नहीं माँ जी, मदन जी बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि अगर घर में काम ज़्यादा हो जाए तो अपने पिता जी से चोरी छुपे काम में मेरा हाथ भी बटा देते, जिसे सुनकर शैलजा जी बहुत खुश हो जाती हैं। शैलजा जी की बातें सुनकर मीना और भूमि दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों अपनी माँ के गले लग गईं। माँ, आपने इतना कुछ सहन किया है, लेकिन अब नहीं करेंगी। अब आपकी बेटी आपके साथ है। पिताजी ने आपके साथ जो भी किया है उसका हिसाब उन्हें देना होगा। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ आती है। देखते हैं कि सोहन लाल जी आ गए हैं। सोहन लाल जी आंखें निकालते हुए कहते हैं, मैंने गांव के सरपंच को बुलाया है, अभी सारे पंच इकट्ठे होंगे, तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे। मेरे घर को अपना घर बताने चली थी। तुम दोनों माँ बेटियों को चुटकियों में इस घर से निकाल दूंगा। थोड़ी देर में सरपंच जी का फ़ोन आया। सरपंच जी और उनके साथी पंचों ने आने से मना कर दिया। सोहन लाल जी पूछते हैं, ऐसी भी क्या बात हो गई कि सरपंच जी ने मेरे इधर आने से मना कर दिया है? दरअसल सरपंच जी और आपका खेती का जो झगड़ा चल रहा था, उसकी वजह से सरपंच जी आपके घर का मामला सुलझाने के लिए मना कर दिया है। कह रहे हैं कि वह आपके घर नहीं जाएंगे। जिसे सुनकर सोहन लाल जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर जाती हैं। गुस्से से फ़ोन पटकते हुए कहते हैं, सरपंच नहीं आएगा तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ और तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से बाहर निकलवा दूँगा। थोड़ी ही देर में पुलिस की 2 गाड़ियाँ दरवाजे के बाहर आ जाती हैं। सोहन लाल जी बड़ी ही अकड़ के साथ पुलिस वालों को पास जाते हैं और कहते हैं, यह 2 लोग मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी ही बदतमीज़ लोग हैं, इनको इस घर से निकाल कर बाहर कर दो। पुलिस वाले जैसे ही भूमि को सलामी देते हैं
कहते हैं, अरे मैडम, आप इधर क्या कर रही हैं? आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? हाँ, अभी 2 दिन की मैंने छुट्टी ली है, कुछ ज़रूरी काम था। सोहन लाल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह पुलिस वाले भूमि को सलाम क्यों कर रहे हैं और उसे मैडम क्यों कह रहे हैं। सोहन लाल जी कहते हैं, तुम उस लड़की को मैडम क्यों कह रहे हो? क्या पहले से उसको जानते हो? हाँ, वह हमारी एसडीएम साहिबा हैं, वह पूरे ज़िले की कलेक्टर हैं। क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो? पुलिस वाले की बात सुनकर सोहन लाल जी को ऐसे लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं। मैडम साहिबा, आप उनके घर में ज़बरदस्ती आने की कोशिश क्यों कर रही हैं? राजेश, मैं उनके घर में ज़बरदस्ती नहीं आ रही हूँ, बल्कि यह मेरे पिताजी हैं और मैं अपनी माँ को उनके घर में लेकर आई हूँ। अरे मैडम साहिबा, आपके पास तो इतना बड़ा सरकारी बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, फिर भी आप अपनी माता जी को गांव के इस छोटे से घर में रहने के लिए लाई हैं। नहीं राजेश, मैं अपनी माँ को इस घर में रहने के लिए नहीं लाई हूँ, बल्कि उनको उनका अधिकार और मान सम्मान दिलाने के लिए आई हूँ, जो कि 20 साल पहले छीन लिया गया था। वैसे तो मैं इतनी समर्थ हूँ कि अपनी माँ को पलकों पर बिठाकर रख सकती हूँ, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है, इसलिए उनका अधिकार दिलाने के लिए इस घर में लाई हूँ। एक बार उनका अधिकार और मान सम्मान मिल जाए, उसके बाद आराम से अपने साथ लेकर जाऊंगी। तिल मिलाते हुए सोहन लाल जी कहते हैं, मैं ना तो उसे अधिकार दूंगा और ना ही मान सम्मान, जो करना है कर लो। तभी गांव के कुछ लोग सोहन जी को कहने लगते हैं, कैसे पिता और पति हो? तुम्हारी बेटी पूरे ज़िले की एसडीएम है, पूरा ज़िला संभालती है, तुम्हें अपनी होनहार बेटी नज़र नहीं आ रही है? फालतू की जिद पर अड़े हो। ठीक है पिताजी, अगर आप माँ को उनका मान सम्मान वापस नहीं देंगे और उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उन्हें तलाक देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरी माँ अब तुम्हारे नाम के साथ बंधकर नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने उसके साथ किया ही क्या है जो अब वह तुम्हारे नाम के साथ रहे। या तो उनसे माफ़ी मांगो या उन्हें तलाक दो। इस उम्र में तुम अपनी माँ के लिए तलाक मांग रही हो? शर्म नहीं आती है? बुढ़ापे पर तुम्हारी माँ तलाक लेने जाएगी। मैं ना तो माफ़ी मांगूंगा और ना ही तलाक दूंगा। वह पहले भी मेरे पैरों की जूती थी और अभी भी मेरे पैर की जूती ही है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो मेरे पिताजी को, यह ऐसे नहीं सुधरेंगे। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब सोहन लाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। घबराते हुए शैलजा जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए माफ़ कर दो। नहीं पिताजी, आप माँ के पास अकेले में माफ़ी नहीं मांग सकते, पूरे समाज के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे समाज के सामने आपने माँ को घर से निकाला था और 20 साल से वह इसी समाज के ताने भी सुनती आई। तो आपको सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करना होगा और माफ़ी मांगनी होगी, बेमन से ही सही। लेकिन आज शैलजा जी की बेटी भूमि ने उनके अकड़ू पति को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर ही दिया, जो साथ हमेशा शैलजा जी को मारपीट करने के लिए उठते थे, आज उनके आगे माफ़ी मांगने के लिए उठे हैं। यह देखकर शैलजा जी को कहीं न कहीं संतुष्टि मिल रही थी, अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। तभी सभी लोग सोहन लाल जी पर थू थू करने लगते हैं कि कैसे पति थे, कैसे पिता हो, इतनी होनहार बेटी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। आज वही बेटी पूरे ज़िले का नाम रोशन कर रही है। तुम्हारे जैसे लोग तो गांव में रहने के लायक ही नहीं हैं। पूरे गांव में सोहन लाल जी की बेइज्जती हो जाती है। शैलजा जी का हाथ पकड़कर भूमि कहती है, चलो माँ, अब अपने घर चलते हैं। पिताजी ने जो बेइज्जती आपकी पूरी ज़िंदगी की है उसे एक दिन में ही मिल गई और उन्हें आपसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी। पीछे से बहू मीना कहती है, माँ जी अब आप अकेली नहीं जाएंगी, मेरी मदन से बात हो गई है,
वह भी आपके साथ रहने की बात कर रहे थे और आपका पोता भी आपके साथ जाने के लिए तैयार है। पोते को अपनी तरफ खींचते हुए सोहन लाल जी कहते हैं, नहीं मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा, तुम लोगों को जहाँ जाना है चले जाओ। नहीं पिताजी, 20 सालों तक माँ अपने बेटे के बिना अकेले रही, तो आज आप वही मेरे साथ करने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने बेटे को, पति को साथ लेकर जाऊंगी। जो दर्द माँ ने सहा है अकेलेपन का, अब आप भी सहें। आप भी इस घर में अकेले रहिए। जो किया है उसको तो भुगतना ही होगा। जाते जाते भूमि पिता से कहकर जाती है, अगर कभी आपके दिल में सच्चे मन से माफ़ी मांगने का फिर से मन करे तो मेरे दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। कभी ज़रूरत पड़े मेरे पास आ सकते हैं। आप भले ही भूल जाएं कि आपकी एक बेटी थी, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि मेरे एक पिता भी हैं, क्योंकि यह संस्कार मेरी माँ के हैं। इतना कहकर भूमि अपनी माँ को कार में बिठाकर अपने सरकारी बंगले की तरफ निकल जाती है। अब सोहन लाल जी अपने घर में अकेले रह गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने बेटी के होने पर माँ बेटी को घर से निकाल दिया, वही बेटा उन्हें छोड़कर अपनी माँ के पास चला गया। अब शैलजा जी अपने परिवार के साथ जीवन हंसी खुशी बिता रही थी। जब सोहन लाल जी अपने घर में अकेले रह गए तो रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक दिन वह अपनी बेटी के सरकारी बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी और बेटी से माफ़ी मांगी। अब दोनों ने उन्हें माफ़ कर दिया। वह भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहीं रहने लगे। तो दोस्तों, भूमि ने अपनी माँ का आत्मसम्मान दिलाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।